बड़े बंगले वाली गरीब बहू को मिले मुंह दिखाई पर एक्सपेंसिव गिफ्ट। अरे रेशमा, इस बड़े बंगले के अंदर देखो, सब लोगों ने कितने महंगे महंगे कपड़े और गहने पहने हुए और आसपास नौकर चाकर हैं। अच्छा हटो जरा मैं भी देखूं। अब रेशमा भी उस बड़ी खिड़की से बंगले के अंदर देखती है। अच्छे से सफाई करो क्योंकि मेरे बड़े बंगले में 2 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है। अरे माँ जी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही है? नौकर सारा काम संभाल लेंगे। चलिए हम शॉपिंग पर चलते, फिर बर्थडे गिफ्ट भी तो खरीदना है ना। बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने के बाद कुछ अन्य गिफ्ट्स भी खरीद लेना। मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर गांव में सभी दलित वर्गों को गिफ्ट बंटवाऊंगा। सच में अनीता, ये बड़ा बंगला जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से भी है। वैसे ये लोग किस तरह के गिफ्ट्स की बात कर रहे थे अनीता? रेशमा, इस बड़े बंगले में रहने वाला परिवार अपने हर छोटी बड़ी खुशियों पर दलित वर्गों को गिफ्ट बांटते हैं और तुम्हें पता है उनके सभी गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट तो मुझे कभी नहीं मिले और मैं खरीद भी नहीं सकती। मुझ गरीब के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद सकूं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? इस बड़े बंगले में अब जो गिफ्ट बटेगा ना उसमें हम दोनों भी आएंगे, फिर हमें भी इस बड़े बंगले का एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल जाएगा। अब अनीता और रेशमा वहां से खेत में आ जाती हैं और अपने अपने फसलों की कटाई करने लगती हैं। फिर फसल की कटाई करके सिर पर फसल की गठरी रखकर अपने अपने घर आ जाती हैं। अरे आज बहुत देर लगा दी घर आने में बेटी, इतना समय कहाँ लग गया? हाँ बिटिया, आज इतना समय कैसे लग गया? अगर माँ बाबूजी को बताया कि मैं बड़े बंगले की तरफ गई थी तो मुझे डांट पड़ेगी। अरे माँ बाबूजी, वो आजकल फसल की कटाई करते वक्त अनीता आ गई थी, फिर उससे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। वैसे अब मुझे बहुत भूख लग रही, फटाफट खाना लगाइए ना। रेशमा रामपुर गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहा करती थी। रेशमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रेशमा के पिताजी के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रेशमा अपनी माँ के साथ खेत में बैठकर दोपहर का खाना खा रही होती है। तभी वहां पर उसकी सहेली अनीता आती है। अरे तू खाना खा रही है, चलना नहीं है क्या? अरे ये तो माँ से पक्का पिटवाएगी मुझे। अच्छा चलते हैं। हाँ जाना है बेटा? इसने बताया नहीं मालती ताई, हम लोग बड़े बंगले की तरफ जा रहे हैं। सुनने में आया है कि आज वहाँ पर दावत है और दावत खत्म होने के बाद आसपास के लोगों को गिफ्ट भी दिया जाएगा। अरे बाप रे, बड़े बंगले की तरफ जा रही हो? वहाँ तो बड़े हाई फाई लोग रहते हैं, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, वहाँ मत जाओ। अरे चिंता मत करो माँ, हम दूर से ही बड़े बंगले का सारा नजारा देखेंगे। इतना कहकर रेशमा अनीता के साथ बड़े बंगले की तरफ आती है, जहां बड़े बंगले के सदस्य सास ससुर बहू मिलकर लोगों को मिठाइयां और कपड़े बांट रहे होते हैं। देखो रेशमा, बड़े बंगले में रहने वाले परिवार वालों को कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं। इतने महंगे महंगे कपड़े और इतनी महंगी मिठाइयाँ हमने तो आज से पहले ना तो कभी खाई हैं और ना ही कभी देखी हैं। अनीता तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। ज्यादा नजदीक गए तो कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। अब आए दिन रेशमा अनीता उस बड़े बंगले को निहारने के लिए छुप छुप कर वहां आया करती थी। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर एक बार बड़े बंगले का छोटा बेटा नितिन अपने दोस्तों के साथ गांव के खेत खलियान देखने आता है। और पहले वो नदियों में नाव की सवारी करता है, फिर फलों के बाग देखता है, फसलों की खेत में भी आता है और फिर घूमते घूमते वो जंगल की ओर चला जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। जंगल का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। इसे कैप्चर कर लेता हूँ और फिर फ्रेम बनाकर अपने रूम में लगवाऊंगा। नितिन फोन में वीडियो कैप्चर कर ही रहा होता है कि तभी एक विशाल पेड़ पर लटकता सांप नितिन के हाथों पर गिरता है और उसके हाथों पर डसकर वहां से चला जाता है। नितिन तेज चिल्लाता है। दूसरी तरफ इसी जंगल में रेशमा लकड़ियों को काट रही होती है कि तभी उसके पास से वो जहरीला सांप गुजरता है। ये चीखने की आवाज किसकी थी? और ये सांप, लगता है इसी सांप ने किसी को अभी डसा है, पर किसको? कौन है यहाँ? इतना कहकर रेशमा चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है और थोड़ी दूर चलकर देखती है कि तभी उसे वहां बेहोश नितिन नजर आता है। ये भगवान, इनके हाथ पर तो सांप नहीं डसा है, मुझे जल्दी से इनका विष निकालना होगा। अब रेशमा बिना देरी किए ही नितिन का हाथ पकड़कर अपने मुंह से विष को चूस कर उसे बाहर फेंकने लगती है और फिर कुछ देर बाद वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद नितिन के दोस्त वहां पहुंचते हैं और फटाफट नितिन और रेशमा को अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, दोनों के ही शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सांप का जहर है। हमने दोनों के अंदर एंटीबायोटिक दवाइयां डाली हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर फिलहाल ये अस्पताल में ही रहेंगे। अब रेशमा की मां मालती अस्पताल पहुंचती है। दूसरी तरफ बड़े बंगले में रहने वाले परिवार के सदस्यों को भी नितिन की खबर मिलती है। मेरा बेटे को सांप ने डस लिया, पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं। चलिए अस्पताल लेकर चलिए, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हाँ चलो। माँ जी मैं भी चलती हूँ, देवर जी को मुझे भी देखना है। अब बड़ी सी कार में सभी सदस्य बैठकर अस्पताल आते हैं।
मेरा बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? दूसरी तरफ मालती। इतनी मुश्किलों से भगवान ने मुझे एक बेटी दी थी और आज उसकी भी दशा भगवान ने ऐसी कर दी। ना तो अपनी आंखें खोल पा रही, ना ही कुछ बोल पा रही है। शांत हो जाओ मालती, शांत हो जाओ। माँ, यही वो लड़की है जिसने सही वक्त पर आकर मेरे हाथों से सांप के विष अपने मुंह से निकाल कर फेंका। मैं तो होश में आ गया हूँ, पर वो अब भी बेहोश है और शायद ये अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है। माँ जी, इस लड़की ने अपनी जान की चिंता ना करके हमारे देवर की मदद की। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। उर्मिला अपने बेटे की बात सुनकर मालती के पास आती है। मालती की आंखों से झरझर आंसू बह रहे होते हैं। भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी बेटी को कुछ ना हो, हमारा इस दुनिया में इसके सिवा और कोई नहीं है। मालती जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपकी बेटी ने हमारे बेटे के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। आज से आपकी बेटी की चिंता हमें भी उतनी ही होगी जितनी आपको है, क्योंकि मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखने वाली हूँ, ताकि ताउम्र आपकी बेटी को किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। हाँ माँ, मैं भी इस रिश्ते से खुश हूँ। नितिन इतना कहता है कि तभी बेड पर लेटी रेशमा अपने हाथों को फड़फड़ाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोलती है। मेरी बच्ची को होश आ गया। मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? बेटी, तुम ठीक तो हो ना? समझ नहीं आ रहा तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे की जान की रक्षा की है। कितनी दयालु स्वभाव की है ये लड़की। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने के बाद भी उसने अपनी जान की चिंता न करके हमारे बेटे की जान बचाई। अब तो यही लड़की हमारे आलीशान घर की बहू बनेगी। बेड पर लेटा नितिन रेशमा की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। 2 से 3 दिन बाद रेशमा और नितिन को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है और फिर बड़े बंगले का परिवार मालती के घर रिश्ता लेकर आता है, जहां 1 से 2 नौकर अपने हाथों में शगुन का सामान लेकर आते हैं, जिसमें सोने के गहने, लहंगा, साज श्रृंगार का सामान होता है। ये लीजिए मालती जी, हमारी तरफ से हमारी होने वाली बहू का शगुन का सामान। अब आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ देवरानी जी, अब तो आप जल्द से हमारे देवर जी के साथ शादी करके बड़े बंगले में आइए। सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वहाँ। जी ठीक है। अब दोनों ही घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहां मालती अपने छोटे से घर में अपनी बेटी की हल्दी की रस्म करती है, वहीं बड़े बंगले में आलीशान तरीके से नितिन की हल्दी की रस्म हो रही होती है। नाच गानों के साथ औरतें ढोल बजाकर संगीत गा रही होती हैं। अरे अभी तो बड़े बंगले में देवर जी की पत्नी आई भी नहीं है और देवर जी के चेहरे की रौनकें तो देखिए। सच में भैया तो ब्लश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मालती के घर में आए पड़ोस के लोग। मालती, तेरे तो भाग चमक गए। अब तो तेरी गरीब बेटी बड़े बंगले की बहू बनने वाली है। राज करेगी तेरी बेटी वहाँ। वहीं हल्दी लगाती अनीता। रेशमा, अब तो तेरी शादी उस बड़े बंगले में हो रही है जिस बड़े बंगले को तू चुप चुप कर देखा करती थी। अब वहाँ पर तू खुश रहेगी और अब तो तुझे भी एक्सपेंसिव तोहफे मिलेंगे। अच्छा है, बता, तू उस बड़े बंगले की बहू बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे पागल है, ऐसा कभी हो सकता है? तू मेरी पक्की सहेली है और अब तो तू मुझसे मिलने के बहाने उस बड़े बंगले में आ सकती है जब मर्जी तब। सही कहा तूने। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और पूरी विधि विधान के साथ रेशमा शादी करके अपने बड़े बंगले के ससुराल में आती है। और जैसे ही रेशमा की गाड़ी बड़े बंगले के बाहर पहुंचती है, वहां बैंड बाजा, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। कुछ लड़कियां वहां पर नाच रही होती हैं। अब नितिन बड़ी ही खूबसूरती से गाड़ी का दरवाजा खोलता है। रेशमा गाड़ी से बाहर निकलती है तो एक लंबा गुलाब के फूलों का रास्ता बना हुआ होता है। रेशमा अपने पति की बाहें थाम कर उस फूलों के रास्ते से चलकर बड़े बंगले की चौखट पर आती है। भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम क्यूटी पाए। अच्छा जी, छोटी भाभी के आते ही उनकी तारीफ शुरू हो गई। अरे आप भी सबसे खूबसूरत है भाभी, आप तो गुस्सा हो रही हैं। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी। वैसे सचमुच मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत है और उसके चेहरे की ये मुस्कुराहट भी काफी इनोसेंट है। अच्छा, बहुत तारीफ कर ली अपनी देवरानी और भाभी की। अब मुझे गृह प्रवेश करवाने दो। आओ बहू, इस कलश को गिराकर इस कुमकुम की थाल में अपने पैरों को रखकर इस घर के अंदर प्रवेश करो। अब रेशमा दाएं पैर से कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में अपने पैर रखती है और फिर उसी पैर से बंगले के अंदर प्रवेश करती है, जिससे रेशमा के कुमकुम वाले पैर फर्श पर छप जाते हैं। हे भगवान, ये बड़ा बंगला सच में कितना खूबसूरत है। इसे तो जितना देखूं उतना कम है। एक टाइम था जब अपनी सहेली के साथ छुप छुप कर इस बड़े बंगले को मैं देखा करती थी और आज भगवान ने मुझे इस बड़े बंगले की बहू बना दिया। अरे भाभी, आप बंगले के उस तरफ क्यों जा रही हैं? आपका इस बड़े बंगले में कमरा दूसरी तरफ है। चलिए मैं छोड़ देती हूँ। जी ठीक है।
अब रेशमा अपने कमरे में आती है और उसका कमरा भी बहुत आलीशान होता है, वहीं फूलों से सजा हुआ भी होता है। अरे वाह, ये कमरा तो बहुत खूबसूरत है। आप इतने बड़े कमरे में रहते हैं जी? मेरा कमरा तो बहुत छोटा था अपने घर में, और उस छोटे कमरे में मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ था। अरे कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा कमरा छोटा था, पर आज से ये आलीशान कमरा तुम्हारा है और यहाँ तुम आराम से कहीं भी अपना सामान रख सकती हो। जी शुक्रिया। अब रेशमा अपने पति के साथ आराम करती है। दूसरी तरफ घर के सभी सदस्य लिविंग रूम में बैठकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हुए रात के 2 बजे। चलो शादी तो हो गई बड़ी ही खूबसूरती से। वैसे माँ जी, अब आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का सोचा है कि छोटी बहू की मुंह दिखाई काफी अच्छे तरीके से करूं और भर भर के उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दूं। हाँ मम्मी, मैं तो भाभी के लिए कुछ लग्जरी गिफ्ट सोच रहा हूँ, जिसे देखकर भाभी बहुत खुश होंगी। मैं भी भाभी को कुछ स्पेशल और एक्सपेंसिव दूंगी। हाँ, पर हमारे पास समय बहुत कम है। कल ही सुबह देवरानी जी की पहली रसोई होगी और फिर रात को मुंह दिखाई इवेंट, जिसमें मेहमान भी आएंगे और आस पड़ोस के लोग भी। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अपनी अपनी पसंद की चीज घर के नौकरों को बता दो, वो खरीद लेंगे। तुम यहाँ घर बैठे बैठे पेमेंट कर देना। टेक्नोलॉजी का जमाना है, फोन से सब कुछ हो जाता है। सही कहा पापा जी ने, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अगले दिन सुबह रेशमा तैयार होकर बड़े बंगले की रसोई में आती हैं। रसोई काफी आलीशान और बड़ी होती है। 2 नौकरानियां भी वहां खड़ी होती हैं। बाप रे, इतनी बड़ी रसोई! इस बड़े बंगले का तो हर एक चीज बड़ी बड़ी है। तभी रसोई में रेशमा की जेठानी और उसकी नंद आती है। अरे देवरानी जी, आपको खाना बनाने के लिए किसने कहा? घर के नौकर है ना, वो बना लेंगे खाना। पर आज तो मेरी पहली रसोई है ना जेठानी जी। भाभी, आपकी पहली रसोई तो है, पर शाम को आपकी मुंह दिखाई की रस्म भी है। आप खाना बनाओगी तो थक जाओगी और फेस पर रौनक की जगह थकान आ जाएगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरा बहुत मन है कि मैं आप सबको कुछ बना कर खिलाऊं। ठीक है देवरानी जी, फिर कुछ हल्का ही बनाना ताकि जल्दी बन जाए। अब रेशमा अपने हाथ से खीर, पूड़ी, सब्जी बनाकर सबके लिए डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाकर खाने की तारीफ करते हैं। अरे देवरानी जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ भाभी, खाना तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मैं कभी खीर नहीं खाती थी, पर पहली बार मुझे खीर बहुत अच्छी लग रही है। सच में बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, मुझे तो खाना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बार बार अपनी उंगलियां चाट रहा हूँ। भाभी, आप तो कुकिंग में एक्सपर्ट लगती हो। बस बस, अब और कितनी तारीफ करोगे अपनी भाभी की? बेचारी शर्मा रही है। हे भगवान, तूने मुझे कितना अच्छा ससुराल दिया है। मैं इसका शुक्रिया अदा तुझसे जिंदगी भर करती रहूंगी। एक मेरे छोटे देवर हैं जो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करता है, वही मेरी ननद है जो मुझे अपनी बहन की तरह रखती, और मेरी जेठानी मुझे भाभी माँ की तरह प्यार करती हैं, और सासू माँ जी मुझे अपनी बेटी समझती हैं। पति का बर्ताव भी मेरे साथ एक अच्छे दोस्त के जैसा है। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। कहाँ खो गई रेशमा? जी जी, कहीं नहीं। अब सभी लोग खाना खाने के बाद छोटी बहू के मुंह दिखाई की तैयारी में लग जाते हैं और घर को डेकोरेट करने लगते हैं। तभी उस बड़े बंगले में एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट दाखिल होती है। अरे तुम आ गई देवरानी जी, आपकी मेकअप आर्टिस्ट आ गई है। आज मुंह दिखाई की रस्म में यही आपको तैयार करेगी। आप इसे अपने कमरे में ले जाइए। अब मेकअप आर्टिस्ट को रेशमा अपने कमरे में ले जाती है। वहीं मेकअप आर्टिस्ट एक खूबसूरत सा डिजाइनर लहंगा साड़ी रेशमा को पहनाती है और उसके बाद एक खूबसूरत मेकअप करती है। दूसरी तरफ घर सजकर पूरा तैयार हो जाता है और घर वाले तरह तरह के एक्सपेंसिव गिफ्ट को अपने हाथ से पैक कर रहे होते हैं। अभी तक तुम लोगों के गिफ्ट पैक नहीं हुए। रात हो गई है, मेहमान भी आने वाले होंगे। माँ जी, हो गया, बस ये लास्ट था। अब घर के सभी सदस्य भी डिजाइनर कपड़े पहनकर रेडी हो जाते हैं। घर में मेहमान भी आने लगते हैं। तभी एक सुंदर सा डिजाइनर लहंगा साड़ी पहनकर, बदन पर गहने, बालों में गजरा, साज श्रृंगार करके रेशमा भी अपनी मुंह दिखाई की रस्म में दाखिल होती है। बड़े बड़े फोटोग्राफर उसके फोटोज खींच रहे थे। अरे वाह उर्मिला जी, आपकी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे इस लड़की की तो किस्मत ही चमक गई। एक समय था जब ये अपने गरीब माँ के साथ जंगल में फसल काटकर अपना पेट पालती थी, और आज देखो इसकी अच्छी तकदीर ने इसे इस बड़े बंगले की बहू बना दी। अरे ये सब छोड़ो, ये देखो बहू कितनी खूबसूरत लग रही है। चलो अपने अपने गिफ्ट्स अब बहू को दो ताकि बहू को अच्छा लगे। तभी सभी मेहमान बड़े बड़े गिफ्ट रेशमा के हाथ में देते हैं। चलिए, आप लोगों ने गिफ्ट दे दिए, अब हम लोगों की बारी है। देवरानी जी, मेरी तरफ से आपके लिए एक्सपेंसिव डायमंड से बने हील्स हैं। अच्छा, मेरी बारी। बहू ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव खानदानी सोने का हार। अब मेरी बारी। मैं अपनी क्यूट भाभी को उनकी मुंह दिखाई की रस्म में स्विट्जरलैंड का टिकट देता हूँ। हनीमून टिकट। एंजॉय करना भाभी भैया के साथ। भाभी, मेरी तरफ से आपके लिए एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी।
बहू रानी, मेरी तरफ से तुम्हारे मुंह दिखाई पर ये एक्सपेंसिव सोने के कंगन। रेशमा जी, मेरी तरफ से आपके लिए ये थार, इसे आप मेरे छोटे भाई के साथ चलाना सीखना। हाँ हे भगवान, इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, वो भी एक साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी मिलेंगे। शुक्रिया, पर इतना सारा एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी। अब यही सब कुछ देखकर आसपास के लोग तेज तेज तालियां बजाने लगते हैं। बाप रे, इस गरीब बहू को इतने बड़े बंगले के ससुराल में मुंह दिखाई पर कितने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले हैं। ससुराल वालों ने तो गिफ्ट से बहू को लाद दिया है। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य रेशमा के साथ फोटोशूट करवाते हैं और फिर धीरे धीरे मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने लगती है। अब अगले ही दिन रेशमा अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड जाती है, जहां पर वो वेस्टर्न ड्रेस पहनती है। अरे रेशमा, तुम इस वेस्टर्न ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे ये खुले बाल, हल्की पिंक लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू नितिन जी। इसी तरह अगले दिन रेशमा एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में अपने पति के साथ खाना खाती है और फिर पहाड़ों में पिक्चर क्लिक करवाती है। इसी तरह 1 से 2 हफ्तों का स्विट्जरलैंड हनीमून ट्रिप खत्म करके रेशमा अपने पति के साथ घर वापस आती है और अगले ही दिन रेशमा का पति उसे थार चलाना सिखाता है। नितिन जी, मुझे डर लग रहा है। अरे रेशमा, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम आराम से चलाओ। अब धीरे धीरे रेशमा ड्राइविंग भी सीख जाती है। अब कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरते हैं और रेशमा की फ्रेंड अनीता उससे मिलने उसके बड़े बंगले के ससुराल में आती है। अरे बाप रे रेशमा, तेरा ये बड़े बंगले का ससुराल कितना बड़ा है और इस बड़े से हॉल में ये कितना बड़ा झूमर लगा है। इसे तो देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये इतना बड़ा है। अरे देवरानी जी, आपकी दोस्त आई, आपने बताया नहीं। नौकर, चाय नाश्ता लगाओ फटाफट। अब अनीता अपनी सहेली के ससुराल में चाय नाश्ता करती है और उससे अच्छे से मिलकर शाम तक अपने घर वापस चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और फिर रेशमा के बड़े बंगले के ससुराल में उसे गरीब माँ बाप भी उससे मिलने आते हैं। अरे समधी समधन जी, आप आइए ना, बैठिए। नौकर, फटाफट शाही पकवान डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हमारे समधी समधन जी बहुत दूर से आए हैं। अरे इन सब की क्या जरूरत है, हमारे में बेटी के घर का पानी नहीं पीते और आप पकवान लगवा रहे हैं। जी हम तो बस अपनी बेटी से मिलने आए हैं। पापा जी, ये सब पहले के जमाने में होता था, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता और आपकी बेटी भी इस घर की बेटी ही है, बहू नहीं। रेशमा अपनी जेठानी की ये बातें सुनकर बस मुस्कुरा देती है और फिर अपने हाथों से अपने माँ बाबूजी को खाना खिलाती है। और फिर अगले दिन रेशमा के माता पिता अपनी बेटी से मिलकर वापस जा रहे होते हैं कि तभी ससुराल वाले रेशमा के गरीब माँ बाप के हाथ में ढेर सारा भेंट और एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, जैसे अत्यधिक पैसे, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ। समधन जी, हमारे घर से अतिथि कभी खाली हाथ नहीं जाते और फिर तो आप हमारी समधन है, हमारी बहू की माँ है, तो आपको हम बिना भेंट दिए कैसे भेज सकते हैं। जी शुक्रिया, पर इन सब की जरूरत नहीं थी। हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश है, यही देखकर हमें सब कुछ मिल गया। ये सुनकर रेशमा अपनी माँ को गले से लगाती है। माँ, अपना ध्यान रखना और ऐसे ही मिलने आती रहना। अब भेंट लेकर रेशमा के गरीब माता पिता वहां से चले जाते हैं और उन पैसों से उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने बड़े बंगले के ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिता रही होती है।